सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेज। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुणवंता शिक्षा का ग्रंथ में। तो फाइटो हॉर्मोन्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में ऑक्सीजन आपको कंप्लीट उसका बायोसिंथेसिस के से लेके उसके फंक्शन और उसका ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बता दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस, फिर उसके फंक्शंस क्या हैं और उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सिग्नलिंग का, जैसे मैंने पहले ही बताया है आपको, एक लेक्चर में सारे हॉर्मोन्स का सिग्नलिंग जो है वो करवा दिया जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर एक क्वेश्चन के साथ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको पिछले लेक्चर में ये कवर करवाया गया है, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है, हो गया इनफैक्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपने सही जवाब दिया होगा। नहीं जवाब दिया है सही, तो इसका मतलब है कि आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। पिछले लेक्चर में ही मैंने क्वेश्चन कवर करवाया था, तो उम्मीद है आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो सही जवाब दिया होगा। इसका आंसर ए है। ओके, तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिन के साथ। जिब्रेलिन जिब्रेलिन जो है एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनोइड्स हैं। क्या है ये? टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनोइड्स। ध्यान से हर एक बात जो है वो ध्यान से सुनते रहना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिब्रेलिन डाइटर्पिनोइड्स हैं, टेट्राटर्पिनोइड्स हैं, है ना। तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिक पढ़ा होता है, डाइटर्पिनोइड पढ़ा होता है। उस टाइम हमारा दिमाग मेस कर देता है एकदम कि टेट्राडर्पिनोइड्स था कि क्या था, है ना। तो ध्यान में रखना है, टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनोइड्स होते हैं जिब्रेलिन। 4 आइसोप्रेनोइड यूनिट से मिलके बने होते हैं और एक एंट जिब्रेलिन एक स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, एंट जिब्रेलिन स्ट्रक्चर होगा इनका। ये देखिए, ये है एंट जिब्रेलिन स्ट्रक्चर। इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको जिब्रेलिन्स का देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोजीशन भी मेंशन की गई है। यहाँ पे आपको 20 कार्बन्स जो हैं वो टोटल इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। और जो सबसे एक्टिव आपको जिब्रेलिन देखने को मिलेगा, उसको यहाँ आपको 7th पोजीशन पे जो है आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। तो क्लियर है कि जिब्रेलिन जो है वो टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनोइड्स होते हैं। 4 आइसोप्रेनोइड यूनिट्स के बने हुए हैं और एक एंड जिब्रेलिन स्ट्रक्चर उनके पास होता है। सबसे पहले जिब्रेलिन जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे, डिस्कवर किए थे जापानीज साइंटिस्ट क्यूरोसावा ने। वो एक स्टडी कर रहे थे फंगस जो था वो एक राइस डिजीज काउज करता था। ठीक है, चावल का जो पौधा होता है उसमें एक डिजीज काउज करता था फंगस, जिसको बैकनी डिजीज और फुलिश शिडलिंग डिजीज कहा जाता था। देखिए, जो हमारा वेस्ट कंट्रीज है वो इस चीज़ को नहीं देख पाई थी। हालांकि जापान जो है, उन्होंने जापानीज ने इसको डिस्कवर कर लिया था 1930s में ही। और ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 का आई थिंक उसके बाद टाइम था और उतना कम्युनिकेशन सही से नहीं बना, तो वेस्ट में बहुत लेट जो है वो पता चला था जिब्रेलिन के बारे में। क्लियर। क्यूरोसावा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पहले ही 1930s में बता दिया था। एक्चुअली वो फंगस में जो बैकनी डिजीज और फुलिश शिडलिंग डिजीज हो रहा था, उसमें वो मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि फंगस कैसे काउज कर रहा है ना, कैसे ये काउज हो रहा है। फुलिश शिडलिंग क्यों कहा? क्योंकि वो जो पौधे होते थे राइस के, वो काफ़ी लंबे हो जाते थे और उनमें दाना वाना सही से कुछ नहीं होता था, खाली दाने ऐसे समझ लो, है ना। तो उसको फुलिश शिडलिंग डिजीज बोल दिया गया। तो क्लियर है, सबसे पहले क्यूरोसावा ने डिस्कवर किया था। लेकिन जो जिब्रेलिन जो है वो फुलिश शिडलिंग का काउज करता था, फुलिश शिडलिंग डिजीज
काउच करता था राइस में, क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है एक इंटरनोड इलोंगेशन का, उस प्रॉपर्टी की वजह से जिब्रेलिन फुलिशेलिंग डिजीज को काउच कर पा रहा था। याबुता एंड शुमुकी ने आइसोलेट किया था जिब्रेलिन को, और इसका नाम याबुता ने ही जिब्रेलिन दिया था 1935 में। उन्होंने इसको आइसोलेट किया था फंगल स्ट्रेन जिब्रेला फ्यूजिकोरी से। तो बैकनी डिजीज और फुलिशेलिंग डिजीज जो है वो जिब्रेला फ्यूजिकोरी काउच करता है, और अब इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिब्रेला फ्यूजिकोरी को ही अब क्या बोला जाता है? फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी। तो क्यूरोसावा वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड इट, बट याबुता एंड शुमुकी आइसोलेटेड द जिब्रेलिन, और याबुता ने ही जिब्रेलिन जो है वो नाम दिया था। अभी बात करते हैं तो 136 जिब्रेलिन्स जो हैं वो प्लांट से डिफरेंट बैक्टीरिया और फंगस पे जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और उनका नाम जो है उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कौन पहले डिस्कवर हुआ। तो आपको देखने को मिलेगा GA1, GA2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड nth नंबर तक आपको जितने भी डिस्कवर हुए तो वो उनकी डिस्कवरी के हिसाब से उनको नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो जिब्रेलिक एसिड्स होते हैं, दे कैन आइदर भी कार्बन 19 जिब्रेलिक एसिड, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट्स नहीं होना है, ठीक है, ये नॉर्मल रहना था। तो कार्बन 19 जिब्रेलिक एसिड हो सकते हैं, या फिर कार्बन 20 जिब्रेलिक एसिड्स हो सकते हैं। यहाँ पे कार्बन है, नॉट जी, ओके। इट्स कार्बन 19 जिब्रेलिक एसिड हो सकते हैं, या कार्बन 20 जिब्रेलिक एसिड्स हो सकते हैं। तो कार्बन मतलब कुछ जिब्रेलिक एसिड ऐसे होंगे जिनमें 19 कार्बन एटम्स होंगे, कुछ एक में 20 कार्बन एटम्स होंगे जिब्रेलिक एसिड्स में। लेकिन ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव जो फॉर्म है वो कार्बन 19 जो है वो ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जितने भी एक्टिव जिब्रेलिन्स होंगे उनका क्या होता है, उनकी कार्बन 7th पोजीशन पे जो है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, समझ गए। जितने भी एक्टिव जिब्रेलिन्स होंगे उनके कार्बन 7 जो होगा, उनका जो 7th ग्रुप होगा ना, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पाया जाएगा। कार्बन 7 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एक्टिव जिब्रेलिन्स में, और जिब्रेलिन्स जो है वो कार्बन 19 कार्बन वाले भी हो सकते हैं, 20 कार्बन वाले भी हो सकते हैं। ज़्यादा जो आपके पास एक्टिव होंगे वो कौन से होंगे? कार्बन 19 वाले। चलिए, ये तो बेसिक हो गया इसके डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, मेनली कहाँ सिंथेसाइज किया जाता है? जिब्रेलिन को मेनली सिंथेसाइज किया जाता है एपिकल टिश्यू में और यंग लीव्स में, ठीक है। मेनली शूट एपिकल टिश्यू आप ले लेंगे, थोड़ा रूट एपिकल टिश्यू में भी सिंथेसाइज किया जाता है, और यंग लीव्स में सिंथेसिस होती है जिब्रेलिन की। हाई लेवल ऑफ जिब्रेलिन हमको देखने को मिलता है इमेच्योर सीड में और डेवलपिंग फ्रूट्स में। मेनली सिंथेसिस हो रही है एपिकल टिश्यू में, यंग लीव्स में, उसके साथ ही हमें हाई लेवल जिब्रेलिन देखने को मिलेगा इमेच्योर सीड्स में और डेवलपिंग फ्रूट्स में। ध्यान से देखिए, एक एक लाइन जो है एक एक MCQ की तरह समझ लो, ठीक है। एक एक लाइन क्या है? एक एक MCQ की तरह है। अब देखिए कि सिंथेसिस जो है वो कैसे शुरू होती है, तो ध्यान से सुनिए। ये जो सिंथेसाइज होते हैं जिब्रेलिन, ये सिंथेसाइज होते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ 4 आइसोप्रेनोइड यूनिट। 4 आइसोप्रेनोइड यूनिट्स हैं जो कंडेंसेशन शो करेंगी, ठीक है। और इसमें जो आइसोप्रिन, बेसिक बायोलॉजिकल आइसोप्रिन यूनिट है वो है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। क्या है? आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हेमीन टर्पीन कहा जाता है, ये समझ लीजिए आप, हेमी टर्पीन होता है ये, ठीक है। आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में जो यूनिट है, देखिए बेसिक आइसोप्रिन यूनिट जो होगा जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस का होगा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो एक 5 कार्बन का कंपाउंड है जो कंडेंस होगा और बनाएगा जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट GGPP, ठीक है। क्या बनाएगा? जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है 5 कार्बन का है, हेमीटर्पीन आप इसको बोल देंगे, ठीक है। फिर इसका आइसोमराइजेशन हो सकता है डाइमिथाइल अलाइड डाइफॉस्फेट में, DMAPP। तो ये भी कितना होगा? 5 कार्बन का होगा, सिर्फ आइसोमराइजेशन हुआ है, ठीक है, डाइमिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट में। फिर एक और क्या जुड़ेगा? आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जुड़ेगा, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। अब पहले हेमी था तो अब क्या हो जाएगा? मोनोटर्पीन हो जाएगा।
तो इसको बोला हमने जिरेनाइल डाइफॉस्फेट। अब जिरेनाइल डाइफॉस में एक और आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा, 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब बना फार्निसाइल डाइफॉस्फेट। फार्निसाइल डाइफॉस्फेट 15 कार्बन का, इसको सेस्क्यूटर्पीन भी बोलते हैं। अब इसमें एक और आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होता है और फाइनली हमें 20 कार्बन का जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट GGPP जो है वो मिल जाता है। अब ध्यान से सुनना, 5 कार्बन पे था तो हमने कहा हेमीटर्पीन, 10 कार्बन पे हुआ तो मोनोटर्पीन, 15 कार्बन पे हुआ तो हमने बोला सेस्क्यूटर्पीन। अब क्या बोलेंगे, 20 कार्बन पे क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे डाइटर्पीन। ठीक है, तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से जो है वो बनना शुरू होता है, जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट बनता है। ये हमने क्या कहा था, 4 आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो हैं वो फ्यूज होती हैं। तो फाइनली आपके पास 4 आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलके बन जाएगा जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट, जिससे एक्चुअल में अब सिंथेसिस शुरू होता है किसका, जिब्रेलिन का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सिन के लिए कॉरिस्मेट से शुरू होता है, कॉरिस्मेट से बनता है ट्रिप्टोफैन, और उसके बाद हमने ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवेज पढ़े थे ऑक्सिन की सिंथेसिस के लिए। उसी तरह से जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट जो है उसकी सिंथेसिस होगी पहले आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से, जो कि आपके पास बेसिक बायोलॉजिकल आइसोप्रीन यूनिट है। ठीक है, इसकी कॉन्डेंसेशन से जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट बनेगा, जो कि एक डाइटर्पीन है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सेस्क्वीटर्पीन कौन सा है, हेमीटर्पीन कौन सा है, डाइटर्पीन कौन सा है। अब देखिए, जिब्रेलिन का जो सिंथेसिस रहेगा वो 3 कंपार्टमेंट में रहेगा, प्लास्टिड्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और साइटोसोल में। यहां तक जो भी सिंथेसिस हुआ वो प्रोप्लास्टिड में होता है। जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट जो है वो प्रोप्लास्टिड में बन जाता है। क्लियर, उसके आगे जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट से आगे जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, दिस इज नॉट जीपीपी, इट शुड बी GGPP, है ना। जिरेनाइल जिरेनाइल फॉस्फेट जो है वो बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर की तरह काम करता है सारे जिब्रेलिन्स के लिए। इट्स GGPP, नॉट GPP, ओके, इट्स GGPP। यहाँ पे जिरेनाइल डाइफॉस्फेट नहीं समझेंगे आप, यहाँ पे आप जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट समझेंगे, जो सारी जिब्रेलिन्स के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। तो चलिए, ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन होता है और जिब्रेलिन का प्रिकर्सर जिरेनाइल जिरेनाइल डाइट फॉस्फेट होता है, जो कि एक डाइटर्पीन है। और उसमें अगर हम बोलेंगे कि बेसिक बायोलॉजिकल आइसोप्रीन यूनिट कौन सी है, तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट में 20 कार्बन होंगे। तो अब जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट जब तक बनता है, प्रोप्लास्टिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट का सिंथेसिस कहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका प्लास्टिड में, प्रोप्लास्टिड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्लास्टिड में क्या हुआ, जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट जो 20 कार्बन का है ये कन्वर्ट होगा अब एंटकोरिन में। ध्यान रखिए, प्लास्टिड में कौन सा स्टेप हुआ, जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा एंटकोरिन में। एंटकोरिन का फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेकंड स्टेप है, साइटोसोल में जो है वो थर्ड स्टेप होगा। तो जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटकोरिन में, और ये कहाँ होता है, प्लास्टिड में होता है। फिर एंटकोरिन का ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा एंटकोरिन का, और वो जिब्रेलिक एसिड 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जिब्रेलिक एसिड 12 डिस्कवरी, अब ये मत सोचना कि ये तो पहले आ गया तो जिब्रेलिक एसिड 1 होना चाहिए था। मैंने कहा था नाम जो है वो डिस्कवरी के बेसिस पे दिए गए हैं, पहले शायद कोई और डिस्कवर हो गया, उसके बाद जो है जिब्रेलिक एसिड 12 डिस्कवर हुआ, क्योंकि हम समझते तो बहुत लेट में है ना कि बायोसिंथेसिस कैसे हो रही है, तो उस टाइम फिर हमें स्ट्रक्चरली समझ आता है कि ये जिब्रेलिक एसिड 12 हमने इसको नाम दिया है। क्लियर, तो एंटकोरिन का ऑक्सीडेशन होता है जिब्रेलिक एसिड 12 में। एग्जैक्टली यहाँ पहले बनता है जिब्रेलिक एसिड अल्डिहाइड और बाद में बनता है जिब्रेलिक एसिड 12। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया ये। अब जिब्रेलिक एसिड 12 जो है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट जिब्रेलिन एंड प्रिकर्सर ऑफ ऑल द जिब्रेलिन्स। ठीक है, मतलब
जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट से तो सब बनना शुरू होंगे, वो तो हम समझ गए हैं, ठीक है, वो मेनली प्रिकर्सर है। लेकिन पहला जो जिब्रेलिन बनता है वो जिब्रेलिक एसिड 12 होता है, और उससे आगे ही डिफरेंट डिफरेंट पाथवे से अलग अलग जिब्रेलिन्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। अब जिब्रेलिक एसिड 12 बनता है, जिब्रेलिक एसिड का हाइड्रोजाइलेशन हो जाता है कार्बन 13 पे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है जिब्रेलिक एसिड 12 जो है उसका कार्बन 13 जो है उस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड 53 में, ठीक है। इतना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो सकता है। पर उसके बाद जिब्रेलिक एसिड जो है वो भी साइटोसोल में आता है, जिब्रेलिक एसिड 53 भी साइटोसोल में होगा। अब जो है ये अलग अलग जिब्रेलिन एसिड जो है वो बनाने लगते हैं, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड 12 जो है वो क्या बना सकता है, GA4 बना सकता है जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये जो GA53 था अब तक ये कार्बन 20 का है, GA12 है ये भी क्या है, कार्बन 20 का है, ये ध्यान में रखनी है बात। जिब्रेलिक एसिड 12 जो है वो 20 कार्बन का है, जिब्रेलिक एसिड 53 भी 20 कार्बन का है। अब इसके बाद जो है वो जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेजेस जो है वो काम करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, 20 को 19 कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, देयर विल बी ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन 20 इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कैटालाइज किया जाता है जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज के द्वारा, एंड जिब्रेलिक एसिड 19 जो है मतलब 19 कार्बन वाले जिब्रेलिक एसिड जो हैं वो अराइज होते हैं, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड जो डायरेक्ट यहाँ से जिब्रेलिक एसिड 53 से डायरेक्ट जिब्रेलिक एसिड 1 नहीं बन जाता, बीच में आपके पास जिब्रेलिक एसिड 44 आता है, फिर जिब्रेलिक एसिड 20 आता है। तो जिब्रेलिक एसिड 44 में कन्वर्जन, जिब्रेलिक एसिड 20 में कन्वर्जन, वो सारा जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज ही करवाता है। लेकिन जिब्रेलिक एसिड 1 जो बनता है, ध्यान से सुना, जिब्रेलिक एसिड 1 जो बनता है वो जिब्रेलिक एसिड 20 से बनता है, और जिब्रेलिक एसिड 20 पे काम करता है जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज, GA20, GA53 से अभी GA44 बनता है, GA20 बनता है, और वो सब GA20 ऑक्सीडेज का काम है। लेकिन फिर GA जब 20 बनता है, जो मैंने यहाँ नहीं शो किया है, तो GA20 जब GA1 में कन्वर्ट होता है वहाँ पे GA3 ऑक्सीडेज जो है वो काम करता है, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे भी हम पढ़ेंगे, उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा कि जिरेनाइल डाइफॉस्फेट कैसे बना, फिर वो एंड कोरिन में प्लास्टिड में ही चेंज हो गया, प्लास्टिड से वो मूव किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहां ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया, जिब्रेलिक एसिड 12 बन गया, जिब्रेलिक एसिड 12 पे कार्बन एटम 13 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड हुआ और वो बन गया जिब्रेलिक एसिड 53। अब ये दोनों साइटोसोल में जाके अलग अलग जिब्रेलिक एसिड बनाते हैं, जिब्रेलिक एसिड 12 और जिब्रेलिक एसिड 53 दोनों ही कार्बन 20 कार्बन के जिब्रेलिक एसिड हैं, बट अब इनका क्या हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका इनका जो कार्बन 20 है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये रिएक्शन कैटेलाइज करेंगे जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेज, और क्योंकि एक कार्बन जो है वो निकल गया तो इसके बाद जो जिब्रेलिक एसिड जनरेट होते हैं वो कार्बन 19 के होते हैं। तो मैंने बता दिया जैसे जिब्रेलिक एसिड 53 है तो इसका जो कैटेलाइज होगा, पहले इसका 44 में भी कन्वर्ट होगा, फाइनली ये 20 में कन्वर्ट होगा, 20 से GA1 बनेगा। जब 20 से GA1 बनता है तो टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि तब GA3 ऑक्सीडेज काम करता है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन से आगे जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस में, सबसे पहले मैंने बताया GA20 ऑक्सीडेज जो है, तो जितना भी रिएक्शन जो कैटालाइज होंगी ऑक्सीडेशन स्टेप के बाद, ठीक है, किसका कार्बन का क्या होना है, देखिए GA20 oxidate catalyze all the reaction involving the successive oxidation step of carbon 20 between GA53 and GA20। मैंने कहा ना जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज जो है वो किस तक काम करता है, जितना भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेप्स देखने को मिलेंगी GA53 और GA20 के बीच में, ठीक है। और ये क्या करेगा, कार्बन 20 जो है उसका रिमूवल करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर जो 20 से आगे जो चेंज होगा GA1 बनेगा, अल्टीमेटली GA53 से GA1 बना, तो जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज जो है वो एक 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है और वो ऐड करेगा जिब्रेलिक एसिड जो 20 है उसके कार्बन 3 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करेगा और उसको एक्टिव जिब्रेलिन में कन्वर्ट करेगा GA1। ओके इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव जिब्रेलिन में GA1। तो GA20 से, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड 20 से GA1 में कन्वर्जन का काम जो है वो जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज का है। ध्यान से सुनिएगा, जिब्रेलिक एसिड 2 ऑक्सीडेज जो है वो किसको इनएक्टिवेट कर सकता है, वो इनएक्टिवेट कर सकता है GA1 को बाय कैटालाइजिंग द एडिशन ऑफ अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू C2। ध्यान से सुनिए, GA3 ऑक्सीडेज क्या करता है, वो जिब्रेलिक एसिड जो 20 है उसके कार्बन 3 पे जो है वो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करेगा। वहीं अगर फिर वो GA1 बन गया, अब ये GA3 जो है इसका, GA1 जो है इसका इनएक्टिवेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, ऐसे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन 3 पे ही एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, GA2 ऑक्सीडेज जो है वो कार्बन 2 पे भी एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड कर सकता है और अब GA1 नहीं GA8 बनता है। वो GA8 कौन होगा, जिसके कार्बन 3 और कार्बन 2 दोनों पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। तो GA2 जो है ऑक्सीडेज जो है वो GA1 को इनएक्टिवेट कर सकता है। कैसे, वो उसके कार्बन 2 पे जहां कोई हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है वहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऐड कर सकता है। क्लियर। अब देखिए जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा है, अगर काफ़ी फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, प्रोसेस तो पता है ना आपको, ठीक है। देखिए AMO 1618 साइकोसिल, CCC भी कई बार लिखा होता है, फॉस्फोन डी जो है ये फर्स्ट स्टेज के इनहिबिटर्स होते हैं, दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ द जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो है किसके लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हाँ, जो हाइट का ग्रोथ हो रहा होगा ना, यूज एज ग्रोथ हाइट रिड्यूसर्स, ठीक है, हाइट जो बढ़ रहा होता है उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए काम आते हैं, ठीक। AMO 1618 साइकोसिल फॉस्फोन डी जो है फर्स्ट स्टेज के इनहिबिटर हैं। पैक्लोब्यूट्राजोल बॉन्जाई कमर्शियल नेम है इसका, ये सेकंड स्टेज का इनहिबिटर है। सेकंड स्टेज समझ रहे हैं आप, सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज तो क्या हो गया, जिरेनाइल फॉस्फेट जो है एंड कॉरिन में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो एंड कॉरिन है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, पहले तो जिब्रेलिक एसिड 12 अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फिर जिब्रेलिक एसिड 12 बनता है। तो जिब्रेलिक एसिड 12 नहीं बनेगा, वही स्टेज सेकंड स्टेज को इनहिबिट करेगा पैक्लोब्यूट्राजोल। थर्ड आ गया आपका प्रोहेक्साडायोन BX112, ये थर्ड स्टेज को इनहिबिट करता है। याद रखिएगा प्रोहेक्साडायोन जो है ये जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। और यही जो थर्ड, देखिए ये ज़रूरी होता है ये एंजाइम ताकि आपका एक्टिव जिब्रेलिक एसिड 1 बन पाए, ठीक। तो प्रोहेक्साडायोन जो है वो किसको प्रिवेंट कर सकता है, जिब्रेलिक एसिड 20 से जिब्रेलिक एसिड 1 में जो कन्वर्जन होना है उसको प्रिवेंट कर सकता है। कैसे, जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज की सिंथेसिस को रोक के, ठीक है। क्लियर हो गया इतना सारा, फाइन। देखिए ये आपको पूरा समझ आ गया। तो फाइनली हम बात करेंगे अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन के, कि क्या क्या इफेक्ट्स आपको जिब्रेलिन के देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग हम आज नहीं पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो पहले आप ट्रांसपोर्ट ही समझ लेंगे कि ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली कैसे होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैं ऐड करना भूल गई हूँ, ठीक है, तो इन जनरल आपको बता दूंगी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है, बताइए। पोलर ट्रांसपोर्ट है मेनली, नॉन पोलर भी मैंने बताया था, लेकिन मेनली कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पोलर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और जो जिब्रेलिन, और वो इकलौता, ऑक्सीजन इज द ओनली हार्मोन जिसके ट्रांसपोर्ट में पोलैरिटी होती है। जिब्रेलिन की ट्रांसपोर्ट में पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये मतलब कहीं एक डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, कहीं को भी मूव कर जाएगा, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ये, ठीक है। फिर इसमें जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियर। जाइलम और फ्लोएम का जो है वो आपने ऑक्सीजन के लिए भी पढ़ा था। ऑक्सीजन के लिए आपने क्या पढ़ा था, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो शूट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो रूट में मेनली ट्रांसपोर्ट करवाएगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है।
तो देखिए जिब्रेलिन्स जो हैं मेनली तो ये भी शूट में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द प्लांट में जाते हैं ये किसके थ्रू, बताइए किसके थ्रू जाएंगे? जिब्रेलिन जो शूट में सिंथेसाइज होंगे वो रेस्ट ऑफ द प्लांट में जाएंगे वाया फ्लोएम, फाइन। और जिब्रेलिन का हमको रूट के एक्सुडेट्स जो होते हैं उनमें भी जिब्रेलिन कई बार हमको देखने को मिलता है, तो वो ये शो करता है कि जिब्रेलिन जो है वो रूट में भी सिंथेसाइज होता होगा, ठीक है। तो पोलैरिटी नहीं होती है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। जिब्रेलिन जो है वो मूव कर सकता है अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। ओके फाइन, इतना ही हम इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं मेनली। चलिए अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोडल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। इंटरनोडल इलोंगेशन प्रमोट होगी तो स्टेम इलोंगेशन हो जाएगी। जानते हैं ना आप, एक नोड दो नोड हैं, अगर पहले उनमें कम है मतलब वो इलोंगेटेड नहीं है, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, जिब्रेलिन एसिड का जो एप्लीकेशन होता है उससे जो नोड है वो नोड में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली स्टेम इलोंगेट हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड 1 जो है उसको मेनली कहा जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम इलोंगेशन के लिए, और हम जानते हैं जिब्रेलिन एसिड 1 का मेन प्रिकर्सर है जिब्रेलिक एसिड 20, ठीक। और कौन सा? जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज जो है वो हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरह काम करता है, और वही कैटालाइज करता है जिब्रेलिक एसिड 20 का कन्वर्जन टू जिब्रेलिक एसिड 1, ठीक है। तो अगर जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज नहीं होगा मतलब उसकी वजह से डॉर्फिज्म हो सकता है, क्योंकि हमने कहा मेनली जो इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जिब्रेलिक एसिड 1 है। ऐसा ही मैंडल ने भी एक म्यूटेंट को देखा था, LE, ये म्यूटेंट फॉर्म है, ये डॉर्फ वैरायटी है गार्डन पी का, जो म्यूटेशन की वजह से बना है। LE, कैपिटल LE, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एनकोड करता है GA3 ऑक्सीडेज को। इस जीन में जो है म्यूटेशन हो जाती है, ये इस फॉर्म में आ जाता है स्मॉल LE, ठीक है। तो हमको ये GA3 ऑक्सीडेज नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से हमें डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा प्लांट में। तो GA1 इज द मेन जिब्रेलिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलोंगेशन, ठीक है। रोजेट वेराइटीज आप जानते हैं, जैसे कि आपका कैबेज होता है, ठीक। कैबेज वेराइटीज, कैबेज जो जैसी जो रोजेट वेराइटीज हैं उनको आप एप्लीकेशन देंगे किसका, बताइए, जिब्रेलिन का, तो वो उनमें बोल्टिंग हो सकता है। बोल्टिंग क्या होता है? इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है। तो बोल्टिंग का काम किसका है? जिब्रेलिन का है। वर्नलाइजेशन जो है वो बहुत सारे प्लांट्स द्वारा रिक्वायर्ड होती है फ्लावरिंग के लिए। जिब्रेलिन बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट होता है वर्नलाइजेशन के लिए। और जिब्रेलिन जो है मतलब ये वर्नलाइजेशन क्या होता है? लो टेम्परेचर का एक्सपोजर है ना, लो टेम्परेचर जो है, कोल्ड चाहिए होता है कई बार फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। तो फ्लावरिंग के लिए जो जिब्रेलिन एसिड जो है, जिब्रेलिन जो है वो वर्नलाइजेशन के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। और ये जो जिब्रेलिन है ये फेमिनाइजेशन भी काउज करते हैं। टेसल्स क्या होते हैं? टेसल्स जो मेज में आपको मेल फ्लावर देखने को मिलते हैं वो क्या है? टेसल्स, ठीक है। तो उनका फेमिनाइजेशन भी काउज कर सकता है, उनको फीमेल में भी कन्वर्ट कर सकता है। किसका एप्लीकेशन? जिब्रेलिन का एप्लीकेशन। देखिए फ्रूट सेट ऑक्सिन का काम भी पढ़ा था आपने, जिब्रेलिन का काम भी आप फ्रूट सेट का पढ़ रहे हैं। जैसे एप्पल जहाँ ऑक्सिन काम नहीं कर पाता वहाँ जिब्रेलिन फ्रूट सेट का काम करता है। पॉलिनेशन के बाद जो फ्रूट का बनना होता है उसको हम फ्रूट सेट कहते हैं। जिब्रेलिन भी इंड्यूस कर सकता है पार्थिनोकार्पी जस्ट लाइक ऑक्सिन। क्या? फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करता है, फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करता है जिब्रेलिन सिट्रस की स्पीसीज में। साथ ही पॉलन जर्मिनेशन में भी जिब्रेलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पॉलन ट्यूब ग्रोथ में भी। ये सारे ना MCQs में आते हैं, तो आप कभी भी इनको छोड़िए नहीं। जितना भी पूरा लेक्चर हुआ है सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। अगर आपने ARS नेट का एग्ज़ाम भरा है जो कि आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी में भी अलग से होता है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसका जिब्रेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सीड जर्मिनेशन में। अब सीड जर्मिनेशन जो है ये कैसे करवाएगा, ठीक है। देखिए ये है आपका एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो है जिसमें आपको फर्स्ट फोलियस कोलियोटाइल नजर आ रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम नजर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया स्कूटैलम। स्कूटैलम क्या होता है बताइए? क्या होता है? कॉटिलेडन जो होता है, एक सिंगल कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट्स में, उसको हम स्कूटैलम कहते हैं,
ठीक है। तो फिर ये है एंडोस्पर्म, यहाँ पे एंडोस्पर्म है ये, और ये है आपका एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, ये फाइन, ठीक है। बाहर टेस्टा पैरिकार्प है और ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है, एल्यूरोन लेयर है, क्लियर। तो होता क्या है, जिब्रेलिन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है, एम्ब्रियो में हो गए। फिर ये देखिए, ये स्कूटैलम है, स्कूटैलम से होते हुए कहाँ चले गए, एंडोस्पर्म में चले गए, ठीक है। एंडोस्पर्म से ये डिफ्यूज हो जाते हैं एल्यूरोन लेयर में, ठीक। जिब्रेलिन जो कहाँ बने, एम्ब्रियो में बने, स्कूटैलम से होते हुए एंडोस्पर्म में गए और एंडोस्पर्म से डिफ्यूज हो गए वो एल्यूरोन लेयर में, क्लियर। अब वहां जिब्रेलिन क्या काम करेंगे, एल्यूरोन लेयर में जाके जिब्रेलिन ने क्या किया, इंड्यूस किया क्या, सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज जो है और बाकी के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। अब वो एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ आ जाएगा, एंडोस्पर्म में आएगा, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म में आ गए, एल्यूरोन के जो अल्फा अमाइलेज और बाकी के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिनको एक्टिवेट किया जिब्रेलिन ने, वो कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, एंडोस्पर्म में आ गए। अब एंडोस्पर्म में स्टार्च है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देंगे और उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ से वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो सॉल्यूट्स जो हैं, वापस स्कूटैलम से होते हुए कहाँ चले गए, एम्ब्रियो में चले गए। तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिला, फिर नरिशमेंट मिले तो एम्ब्रियो ग्रो करेगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। तो इस तरह से जो है वो जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। तो हमने जिब्रेलिन का भी आज कंप्लीट पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जहाँ जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ वहाँ आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। तो मत भूलिए कि आप जानते हैं नेहा तनीजा मैम अनअकैडमी पे CSIR नेट का प्रिपरेशन करवाते हैं, बाकी के टेस्ट का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप उनके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, उनकी क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जब फ्री क्लासेस होती हैं तब भी वो बता देती हैं कि फ्री क्लासेस हैं, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ आपको मेंशन है कि कितने का रहेगा सब्सक्रिप्शन। आप यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा, ओके। और आप मैम का वॉच टाइम भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जहाँ भी आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, ध्यान रखिए।